वेलकम बैक जी, अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे सेशन में हमारे पास 3 टॉपिक हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी मॉडल्स। जैसा पिछले सेशन में हमने मॉडल्स को डिस्कस किया था, तो वहीं से कंटिन्यू करेंगे। मॉडल्स क्या होते हैं? दे आर सिंप्लिफिकेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड। हम किसी एक फिनोमेना को मेन वेरिएबल्स को रख के समझने की कोशिश करते हैं, और जो रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको डिस्कार्ड कर देते हैं और मॉडल बनाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बिल्ड करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक फंडामेंटल एरिया ऑफ नॉलेज है किसी भी पीएचडी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जो हमारी एक प्रोसेस होता है ना रिसर्च का, कि हम पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंसेस करते हैं सैंपल से, तो वो सारी की सारी इन्फ्रेंस जो है वो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होती है। तो इस सेंस में प्रोबेबिलिटी स्पेसिफिकली और स्टैटिस्टिक्स जनरली किसी भी पीएचडी स्टूडेंट के लिए शायद सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज एरिया होता है, और उनको इन पे सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि इन चीज़ों पे मास्टरी हासिल करनी चाहिए, ताकि वो आगे जहाँ जहाँ पे जो जो भी टास्क अपनी पीएचडी का अंजाम दे वहाँ पे कॉन्फिडेंट हों, और अपने सुपरवाइजर्स की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर सके। अब मैं आपको आहिस्ता-आहिस्ता इसके बारे में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बिल्ड करूँगा सारे प्रोसेस में, और उम्मीद है कि आप लोग साथ-साथ समझेंगे। अगर नहीं समझ आपको कोई चीज़ समझ आती तो आप ज़रूर मेरे साथ डिस्कस करें। अभी या जब आप ये वीडियो देखते हैं उस वक़्त। तो प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है? इट्स अ नंबर फ्रॉम 0 टू 1। मिनिमम वैल्यू इसकी 0 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है। 0 का मतलब कि ये इवेंट अकर होगा ही नहीं, और 1 का मतलब है कि ये फॉर श्योर अकर होगा। और बीच की सारी वैल्यूज़ को फिर आप कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। इसका मतलब होता है वो दे कैन नॉट अकर टुगेदर। और उनकी जो तीसरी लाइन है इसमें मैथमेटिकल नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। जब आप और कहते हैं इसका मतलब है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होते हैं जिनको अगर आपस में उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया जाए तो टोटल नंबर 1 बन जाएगा। यानी वो इवेंट्स एग्जॉस्ट कर देते हैं सारी प्रोबेबिलिटी के फंक्शन को, और फिर कोई इवेंट वहाँ पे नहीं होता। वो दोनों को ही जमा करें तो 1 हो जाता है। और जब कोई चीज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होती है और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी होती है, तो उसको ये जो थर्ड लास्ट लाइन है इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। और जॉइंट प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट्स अकरिंग, कि दोनों हो जाएं। यानी ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बल्कि दोनों भी हो सकते हैं। और वहाँ पे हम ए का वर्ड यूज़ करते हैं, एंड का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। और इसकी मैथमेटिकल नोटेशन ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हों, इंडिपेंडेंट का मतलब कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, तो और एक इवेंट जो है उसकी अकरेंस जो है वो दूसरे की अकरेंस को चेंज नहीं करती, तो फिर उनकी मैथमेटिकल नोटेशंस ये सामने लिखी हुई हैं। अब इसमें एक एडिशनल रूल आखिर में अगेन लिखा हुआ है कि ए और बी की प्रोबेबिलिटी, और को हमने पिछली स्लाइड पे कहा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, वो इस तरह दी जाती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो को जमा करना है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी को उससे माइनस कर देना है। ए जो था वो हमने बताया था कि ये अ, ऐसे इवेंट्स हैं जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो ये बेसिक्स थ्री प्रोबेबिलिटी की बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कैसी चीज़ें हैं कि जो आपके सामने कहीं मैथमेटिकल इक्वेशन नज़र आए आपको, तो आपको समझ आएगा इसका मतलब क्या है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी जो है एक फंडामेंटल एरिया ऑफ नॉलेज है किसी भी पीएचडी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसी पे बेस करके आप पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस करते हैं सैंपल ड्रॉ करके। तो आपको बड़ा क्लैरिटी से समझ होनी चाहिए कि सैंपल की जो स्टेटिस्टिक्स हम लेते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है मैच करने की पॉपुलेशन के स्टेटिस्टिक्स से।
तो अब उसकी एक कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे आपके सामने अभी ये डेटा है अमेरिका के डिफेंस बजट का 1951 से लेके तो 2014 तक कि कब डिफेंस बजट कितने 100 बिलियन डॉलर रहा। तो इसी को आगे थोड़ा सा समझते हैं। अब इस रैंडम वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल जो कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है, यानी आपको पता नहीं होता कि इसकी क्या वैल्यू होगी और आपसे कहा जाता है कि आप इसकी वैल्यू प्रिडिक्ट करें, यानी प्रोबेबिलिटी बताएं कि इस एक पर्टिकुलर इवेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ये एक ऐसी चीज़ है जो स्टैटिस्टिक्स में बड़ी कॉमनली हमें बतानी पड़ती है, हमें गेस करना पड़ता है। ये वैसे तो आपने आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड कि प्रोबेबिलिटी की शुरू की सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड की जाती है टॉस ऑफ अ कॉइन पे या रोल ऑफ अ डाई पे। तो उसमें नहीं पता होता कि हेड आएगा, टेल आएगा, या वन आएगा या सिक्स आएगा, क्योंकि सबकी अगर फेयर कॉइन हो, फेयर डाई हो, तो सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन आपने फिर भी गेस करना होता है कि नेक्स्ट नंबर क्या है, और इस पे बहुत बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं। एक सिंपल गैम्बलिंग की गेम को ले लें, वहाँ पे हज़ारों लाखों रुपए लोग हारते हैं, जीतते हैं, इस तरह की चीज़ों पे। और जब प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती हैं तो वॉर्स में आपको दूसरों के बिहेवियर्स गेस करने पड़ते हैं, आपको कुछ नहीं पता होता वो क्या करेंगे, लेकिन आप सारी प्रोबेबिलिटीज़ के अंदर फिर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा लाइकली क्या है। इसी तरह अगर मिलिट्री की बात करें तो आपने जब कॉन्वॉय मूव करना है तो 2-3 रास्तों में से आपने फिर चूज़ करना होता है। आपको कोई नहीं पता होता किस रास्ते पे कितना एनिमी का इन्फ्लुएंस है, लेकिन आपने एक फ़ैसला करना होता है कि मैं कौन-सा रास्ता लूँगा। तो रैंडम वेरिएबल्स जो है वो फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रैक्टिकली भी और रिसर्च के अंदर भी। और उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो या कि इस केस में जो हम डिफेंस बजट की बात कर रहे हैं, या ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि जो अगले साल बजट होगा, जिसका भी हम देखना चाहते हैं कि कितना होगा, या वो बढ़ेगा या वही रहेगा या डिक्रीज़ होगा। तो ये 3 प्रोबेबिलिटीज़ हैं इस केस में, जिसको ये टेबल के आखिरी वाले कॉलम में लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रैंडम नंबर बीइंग ग्रेटर देन 0, जो भी आएगा नंबर जितने 100 बिलियन डॉलर भी होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ दैट रैंडम नंबर बीइंग इक्वल टू 0, यानी कोई चेंज नहीं है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज़ दैट रैंडम नंबर बीइंग लेस देन 0, यानी कम हो जाएगा डिफेंस का, यूएस का डिफेंस का बजट। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऊपर हमने रैंडम की बात की, रैंडम का मतलब कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि वो कोई पर्टिकुलर वैल्यू होल नंबर्स में अज्यूम करेंगे। रैंडम वेरिएबल दैट अज्यूम्स काउंटेबल वैल्यूज, यानी 3 होगा, 4 होगा, 25 होगा, 1500 होगा, वो एक काउंटेबल नंबर होगा। और इसकी एग्जांपल्स क्या है? नंबर ऑफ लेट टैक्स रिटर्न्स फाइल्ड इन इस्लामाबाद, 3 लाख लोगों ने लेट की, 2.5 लाख लोगों ने लेट किया, हमें एग्जैक्टली नंबर पता है। नंबर ऑफ केस प्रोफेसर्स इन देयर ऑफिस ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून, 3 है, 4 है, हमें एग्जैक्ट पता है। और डिस्क्रीट का जो कह लें कि एक ऑपोजिट होता है, वो होता है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ये वो वेरिएबल होते हैं जो कि कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं विद इन टू होल नंबर्स, और ये इनकी फिर रियलाइजेशंस इनफाइनाइट होती हैं। एग्जांपल कि कितना टैक्स पे हुआ है, अब वो किया तो 100 लोगों ने था, कितना किया, अब इट कैन अज्यूम एनी नंबर, और वो रुपयों के अंदर फिर पैसों में भी डिवाइड हो सकता है, और शायद पैसों में भी 0.00 समथिंग हो। amount of time a case professor spends in her office on a Friday afternoon. Again, वो टाइम आवर्स के बाद मिनट्स, मिनट्स के बाद सेकंड्स, और शायद उसके भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, एंड सो ऑन। तो कंटिन्यूस वेरिएबल्स जो होते हैं उनको और तरह हम डील करते हैं, उनकी और डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, और जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं उनको और तरह डील करते हैं। जैसे भी आपके सामने 2 तस्वीरें बनी हुई हैं, तो जनरली जो लेफ्ट साइड वाली तस्वीर है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स की डिस्ट्रीब्यूशंस की इस तरह की शक्ल होती है कि आपको 1 के ऊपर हमेशा 1 ही मिलेगी, 1.2 या 1.3 नहीं मिल रही, हमेशा 2 ही मिलेगी, हमेशा 3, इनमें से कोई मिलेगी। जबकि कंटीन्यूअस जो होती हैं वो इनके बीच की भी कोई वैल्यू अज़्यूम कर सकते हैं। तो जो कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं वो आपको उनका एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है। ये जो आप एक नॉर्मल कर्व सा देख रहे हैं, इसको पीडीएफ कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एक लाइन और उसके अंडर एरिया
इस शक्ल में रिप्रेजेंट किया जाता है और डिस्क्रीट वालों को बार्स की शक्ल में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब सिमेट्री आर्गुमेंट ये है कि आप प्रिंसिपल ऑफ इनसफिशिएंट रीज़न को यूज़ करते हुए ये कहते हैं कि हर इवेंट इज़ इक्वली लाइकली। इनसफिशिएंट प्रिंसिपल ऑफ इनसफिशिएंट रीज़न क्या है कि इक्वल प्रोबेबिलिटी must be assigned to each of the competing assertions, each of the events, if there is no positive reason for assigning them different probabilities। यानी आपके पास कोई रीज़न नहीं है उनको डिफरेंट प्रोबेबिलिटी देने का, तो फिर हम सबको इक्वल प्रोबेबिलिटी दें। जैसे कि फ्लिपिंग अ कॉइन, जैसे रोलिंग अ डाई, जैसे ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स। 52 कार्ड्स हैं तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी कार्ड निकलेगा। तो इस चीज़ को हम सिमेट्री आर्गूमेंट कहते हैं कि अगर हमारे पास रीज़न नहीं है मुख्तलिफ इवेंट्स को डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ देने का, तो फिर हम उनको इक्वल प्रोबेबिलिटी देते हैं। दूसरी चीज़ समझने वाली है थियोरेटिकल मॉडल्स। इसके बारे में हम अगली क्लास के बाद मैं आप लोगों से काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करूँगा। थियोरेटिकल मॉडल जनरली स्पीकिंग वो तस्वीर होती है जिसमें आप वेरिएबल्स को लिंक करते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को, जनरली स्पीकिंग। लेकिन इसमें बहुत सारी डिटेल है। सब्जेक्टिव असेसमेंट्स हमारा कोर्स का सेकंड पार्ट है, जो कि एक्सपर्ट जजमेंट या जिसको कह लें कि क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड अवेलेबल डेटा। अब जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं ये सारे का सारा हम अवेलेबल डेटा पे एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं बेसिकली के ये जो टोटल इवेंट्स हैं इनमें से ईच इवेंट के अकर होने के कितने इम्कानात हैं, ये एक्चुअली कितने हुए हैं। यानी ये तो ठीक है कि जब भी मैं कॉइन टॉस करूँगा तो 50% चांस है कि हेड आएगा और 50% टेल आएगा। लेकिन अगर मैं 10-15 दफ़ा कॉइन टॉस करूँ, तो फ़र्ज़ करें 20 दफ़ा करूँ, क्या 10 दफ़ा हेड और 10 दफ़ा टेल आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा ऑब्वियसली। हो सकता है ऐसी ऐसा भी हो कि 15-16 दफ़ा हेड आ जाए और 4-5 दफ़ा खाली टेल आए, या 8 5-6 दफ़ा हेड आए और 14-15 दफ़ा टेल आ जाए। तो वो एक्सपेरिमेंटेशन होती है अवेलेबल डेटा पे आप देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी तो वही थी लेकिन एक्चुअली एक्सपेरिमेंटेशन और अवेलेबल डेटा से क्या हुआ। when with data we can derive approximate probabilities using a relative फ्रीक्वेंसी। अब सबसे बड़ा फ़ायदा, जैसे पिछली क्लास में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे जब बात की थी तो हमने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशंस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम फेयर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो अगली वैल्यू आनी है वो किस इंटरवल के अंदर आएगी। यानी अगर आप पाकिस्तान के क्रिकेट की परफॉर्मेंस देखें पिछले 3 मैचेस में, तो आप फिर फेयर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ असेस कर सकते हैं कि अगले मैच में इनकी क्या परफॉर्मेंस होगी। हालांकि अगली परफॉर्मेंस तो अभी हुई नहीं, वो तो एक रैंडम वेरिएबल है, लेकिन हिस्टोरिक डेटा की बेसिस पे या रीसेंट हिस्टोरिक डेटा की बेसिस पे हम एक फेयर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ बड़ी नैरो प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि मैं 90% श्योर हूँ कि पाकिस्तान स्कॉटलैंड को एटलीस्ट 8 विकेटों से या एटलीस्ट इतने रन से हरा देगा। और इसको फिर आप यूज़ करते हैं एज एन एस्टिमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब इस सारे को हम मिला के पढ़ें तो हम लोग फिर बेसिकली एक कह लें कि हमने एक थियोरेटिकल मॉडल सा बना लिया, एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन बना लिया है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ परसेंटेजेस बता सकते हैं। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आगे हम डिटेल में समझेंगे, पूरी बात आपको समझ आएगी। अगेन आपके सामने ये एक डेटा सेट है जिसमें ये वही वाला यूएस डिफेंस बजट वाला डेटा है। तो इसमें -24.7 द परसेंट डिक्रीज़ आई, कभी कभी -19 आई। इसी तरह करते करते आखिर तक देखें तो एक दफ़ा 30% इंक्रीज़ भी आई। इस तरह बहुत दफ़ा ना होने के बराबर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आई। अगर आप बीच में वैल्यूज़ देखें -2.1 से लेके 1.8 तक जा रही है। तो ये इस सारे के सारे डेटा को हमने एक टेबल की शक्ल में लिख दिया, फिर इसको हमने बिन्स में डाल दिया। यानी हमने सबसे पहला बिन रखा 22% से ज़्यादा की चेंज नेगेटिव, और आखिरी रखा 22% से ज़्यादा की चेंज पॉजिटिव, और बीच में फिर 22 से 15, -22 से -15, -15 से -7, -7 से 0 एंड सो ऑन। तो हमने इसके
8 बिन्स बना दिए और सबके अंदर देखा कि कितनी ऑब्जर्वेशंस आई थी इस डेटा में। यानी फॉर एग्जांपल 0 और +7.5 की हमारे पास यहाँ पे, यानी यहाँ ये 0 और +7.5 यहाँ तक, ये हमारे पास इसकी 20 ऑब्जर्वेशंस आ गई। अब आप यहीं से इस डेटा को देख लें तो आपको नज़र आ रहा है कि ये अगली डिस्ट्रीब्यूशन या स्लाइड देखे बगैर भी आप बता सकते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है काइंड ऑफ, लेकिन बीच में पीक बड़ी है। सात तकरीबन 20 और 27 आउट ऑफ 63, तो इसका मतलब है तकरीबन आपका 70% डेटा बिल्कुल सेंटर पे कन्वर्ज हुआ हुआ है। तो इसी को अगर हम अभी उन्हीं को जो हमने पीछे बेंस बनाए थे उनको बार्स की शक्ल में रखते हैं तो इस तरह से कुछ नज़र आएगा। इसको हम फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम कहते हैं। फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम को में अभी फ़िलहाल नंबर्स हैं कि 27 जो है 25 26, ये यहाँ पे 27 है तो इसके सामने ये 27 लगा दिया। इसी तरह यहाँ 0 है तो यहाँ 5 है तो 5 से नीचे वाले हमें यहाँ तक नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल नंबर्स हैं। अब इन नंबर्स को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो इसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी ये फ्रीक्वेंसी थी, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी 1 को टोटल ये नंबर्स है 63, इनको ऐड करें तो 1 को 63 पे डिवाइड करें तो 0.02% बनता है। तो यहाँ पे हमने नंबर्स में ये हिस्टोग्राम बनाया था, परसेंट में करें तो ये परसेंट में हिस्टोग्राम बन जाएगा। जब परसेंट पे हिस्टोग्राम बनेगा तो फिर ये आपको इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा जो हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि इसकी एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी है, यानी ज़्यादातर डेटा सेंटर पे कन्वर्ज्ड है। ये जैसे आप देखें 43 और 30 तो तकरीबन 75% डेटा -7.5 और +7.5 के दरमियान स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसी है। तो यहाँ से हमें पता चल गया, अभी थोड़ी देर में आप मज़ीद डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हमें सेंट्रल टेंडेंसी से समझ आ गई कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे उनका मीन, मीडियन और मोड एक ही होता है या बहुत करीब होता है। मीन अरिथमेटिक एवरेज को कहते हैं, यानी तमाम नंबर्स को जमा करके 63 यहाँ पे टोटल नंबर है उसे डिवाइड कर दें तो उस चीज़ को मीन कहते हैं। मीडियन मिडिल वैल्यू को कहते हैं जो बिल्कुल सेंटर में आती है, जैसे ये वाला जो टेबल था इसकी सेंट्रल वैल्यू शायद इधर कहीं होगी, ये -0.1 या -0.3 इनमें से कोई होगी। और सॉरी, और मोड जो है वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो आप इसी डेटा को दोबारा देखें तो आपका मेन 0.3 है। अब मोड यू कैन, इसको आप देख सकते हैं। अपेरेंटली मुझे तो रिपीटेशंस ना होने के बराबर नज़र आ रही है। तो मीन इसका 0.5 और मीडियन -0.3, तो बहुत क्लोज हैं मीन और मीडियन। और मोड भी अगर कोई भी नहीं थी वैल्यू तो इसका मतलब है मोड हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। अब एक और चीज़ होती है स्प्रेड, यानी फैलाव कितना है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसे हम इस डायग्राम को देखें तो ये इसका फैलाव -30 से लेके 30 तक है और बीच में पीक काफ़ी ऊंची है। तो ये भी हो सकता था कि पीक जो है काफ़ी जगहों पे इतनी बिल्कुल सेंटर में ना होती बल्कि एक बम्प सा होता जिसकी एवरेज ऊंचाई कम होती। यहाँ पे इसका एक सेंटर में एक पीक है और साइडों पे ऊंचाई कम है। तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की स्प्रेड देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिन डिस्ट्रीब्यूशंस की स्प्रेड कम होती है उनके अंदर प्रोबेबिलिस्टिक असेसमेंट आसान होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं होता। और जहाँ जहाँ स्प्रेड ज़्यादा होता है वहाँ प्रोबेबिलिस्टिक असेसमेंट मुश्किल होती जाती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ अज्यूमिंग अ सर्टेन वैल्यू, वो वैल्यूज़ ही बहुत ज़्यादा होती हैं तो सबको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तो किसी एक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी फिर बहुत कम हो जाती है। तो रेंज कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से मनफी माइनस करें, उस चीज़ को रेंज कहते हैं। तो इस केस में हमारी रेंज हो गई -30 और यहाँ +30। अगर यही है तो तकरीबन 60 रेंज बन जाएगी हमारी। वेरिएंस क्या होती है?
वेरिएंस जो है एवरेज स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम एवरेज और मीन, मतलब कि हमने यहाँ पे मीन निकाला था 0.5 ना, तो कोई भी रैंडम वैल्यू 0.5 से कितनी दूर है? तो जैसे ये वाली वैल्यू जो है 30, ये 0.5 से काफ़ी दूर है, तकरीबन 30 दूर है। और ये वाली -30 भी 0.5 से तकरीबन 30 दूर है। इसी तरह हर कोई कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे दूर है। तो उन सब डिस्टेंसेस का एवरेज करें तो उसको हम वेरिएंस कहते हैं। और वेरिएंस को अंडर रूट कर लें तो उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो इसको कैलकुलेट ऐसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने 4 वैल्यूज़ है, 1.3, 2.5, 0.2 और 5.2। तो इन सबको आप जमा करें, 9.2 आएगा और 4 से डिवाइड कर दें क्योंकि ये 4 वैल्यूज़ थी। तो जो आपका एक्स बार आया 2.3 आपका मीन है, इसको फिर आप एक-एक वैल्यू में से माइनस करें, यानी 1.3 माइनस 2.3, 2.5 माइनस 2.3, इन्हीं चारों से माइनस करें, उन सबको जमा करें और स्क्वायर करें। तो वो जो वैल्यू आएगी उस वो वेरिएंस होती है, एस स्क्वायर 4.62 है, और उसी को अंडर रूट कर दें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक होता है मीन और एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन से पता चलता है कि उसकी सेंट्रल टेंडेंसी कितनी है, और स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलता है उसका फैलाव कितना है। तो ये उनके फार्मूलाज थे। हमारे केस में जो हम यूएस डिफेंस बजट का डेटा देख रहे थे, इसका रेंज 54.6 है, वेरिएंस 0.5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.83 है। तो वेरिएंस कम होने का मतलब है, या स्टैंडर्ड डेविएशन कम होने का मतलब है कि फैलाव बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ज़्यादातर वैल्यूज़ सेंटर पे फोकस हुई हैं। अब इसको अगर मैं इसके इर्द-गिर्द एक लाइन लगाने की कोशिश करूँ तो इसको इस तरह की लाइन लगेगी, और इस लाइन लगाने को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फिटिंग। डिस्ट्रीब्यूशन फिटिंग, आपको जब भी कोई डेटा मिलता है तो पहला काम आपने ये करना होता है कि आप देखते हैं कि वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन फिटिंग टूल्स के थ्रू किया जाता है जो हर सॉफ्टवेयर के स्टैट्स के सॉफ्टवेयर में मौजूद होते हैं। और वो टूल्स कुछ इस तरह के होते हैं कि वो आपको तमाम डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताते हैं कि आपका डेटा किसको कितना ज़्यादा फिट हो रहा है और सबसे ज़्यादा किसको फिट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ऑलमोस्ट परफेक्टली फिट कर रहा है। अब ये जो लाल हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट आर इज़ लेस देन ज़ीरो। तो आपकी जो कोई भी रैंडम वैल्यू जो निकलनी है, कितना चांस है कि वो ज़ीरो से कम हो। इसका मतलब है हम ज़ीरो से नीचे वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें तकरीबन ये प्रोबेबिलिटी 54% बन रही है। इसी तरह ये सवाल भी हो सकता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि जो आपकी रैंडम वैल्यू है वो -7.5 और +7.5 के दरमियान मिलेगी, आपको कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो वो ये कह रहा है कि 75% प्रोबेबिलिटी है। तो अब यहाँ पे ज़रा रुक के सोचें कि आपके पास ये वाला डेटा हो और आपसे कोई पूछे कि मैं अ, अगले साल डिफेंस बजट को गेस करना चाहता हूँ, तो आप उसको क्या जवाब देंगे? आप उसको कहेंगे कि आप गेस कर लें, आपके लिए हेल्पफुल टिप मेरे पास ये है कि 75% चांस है कि वो अगला डिफेंस बजट पिछले से या -7.5% कम होगा या -7.5% ज़्यादा होगा। यानी आप 15% के अंदर गेस कर सकते हैं, 75% चांस है कि इस 15% के दरमियान ही होगा। तो इसी तरह आप फिर क्या करते हैं कि आप जब सैंपल से पॉपुलेशन के बारे में डिटर्मिनेशन करने की कोशिश करते हैं, तो पहले सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, फिर उसके अंदर देखते हैं किस वैल्यू के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और उस बेसिस पे अपनी प्रिडिक्शंस करते हैं। जैसा हमने शायद पहली या दूसरी क्लास में डिस्कस किया था कि अगर आपसे कहा जाए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में कितने बाथरूम हैं, आपसे सवाल पूछा जाए और आपको कुछ ना पता हो, कभी ना गए हों, और आपसे कहा जाए कि मुझे 2 चीज़ें बताओ कि इतने नंबर ऑफ वॉशरूम्स हैं, मैं इतने परसेंट श्योर हूँ कि इतने नंबर ऑफ वॉशरूम्स हैं। 2 चीज़ें, यानी नंबर ऑफ वॉशरूम्स एंड कितने परसेंट आप श्योर हैं। तो आप ज़ाहिर है उसको कह सकते हैं कि मैं 100% श्योर हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में 0 से लेके 10,000 के दरमियान कोई नंबर है वॉशरूम्स का। तो ऑब्वियसली हर कोई कह सकता है। लेकिन इस जवाब का कोई फ़ायदा नहीं है,
क्योंकि उसने आपके जवाब के बेसिस पे कोई डिसीजन मेकिंग करनी थी। तो फिर आपने एक्चुअली करना क्या होता है कि आपने अपनी रेंज को नैरो करना होता है। चैलेंज ये होता है कि मैं एक नैरो रेंज के अंदर इसको जवाब दूँ और कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा हो। यानी मैं उसको कहूँ कि मेरे ख़्याल में 40 और 100 के दरमियान वॉशरूम्स हैं और मैं 70% श्योर हूँ। या मेरे ख़्याल में 10 और 200 के दरमियान वॉशरूम है और मैं 90% श्योर हूँ। तो इसका मतलब है कि जब जब आप अपनी रेंज बढ़ाते जाएँगे, आपके लेवल ऑफ श्योरिटी कम होता जाएगा। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पे। जैसे हमारे सामने जो डिस्ट्रीब्यूशन खुली हुई है, इसमें आप काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ छोटे रेंजेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे ये एक और सेट सेट ऑफ डेटा है, ये अर्थक्वेक्स का डेटा है जो मुख्तलिफ पिछले 4, 5, 6 सालों में रिकॉर्ड किए गए किसी एक ऑब्जर्वेटरी में। तो इसमें आप देखें कि बहुत सारा डेटा 1.5 और 2.5 रिक्टर स्केल के दरमियान है। फिर इसी तरह 2.5 से 3.5 एंड सो ऑन, 8.5 टू 9.5 के दरमियान भी एक रीडिंग है। इसका अगर मैं फ्रीक्वेंसी टेबल बनाऊँ, तो ये आप देखेंगे कि 8 पिन्स के अंदर मैंने डेटा डाल दिया है और इट इज़ अगेन वेरी ऑब्वियस कि ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्स्पोनेंशियल है। एक्स्पोनेंशियल मतलब कि वैल्यूज़ सारी की सारी सिफ़र से ज़्यादा हैं और एक स्ट्रॉन्ग क्लस्टरिंग है डेटा की फॉर वैल्यूज़ दैट आर बिलो 4.5। मेजॉरिटी डेटा 4.5 के दरमियान आ रहा है। तो इसी को अगर मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाऊँ, तो यानी बीच में से मैंने हिस्टोग्राम को स्किप कर दिया, नंबर्स वाला परसेंटेजेस पे आ गया हूँ डायरेक्टली, तो इस तरह की शक्ल बन रही है। और इसके ऊपर अगर मैं अगेन लाइन लगाने की कोशिश करूँ, तो कुछ इस तरह से ये वाली लाइन लगेगी और ये इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप शक्ल देख के बता सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल है। डिस्ट्रीब्यूशंस हमारा अगला टॉपिक है, इसलिए मैं फ़िलहाल इस पे ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपने अब आप डेटा इकट्ठा करते हैं, उसको किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूशन से एसोसिएट करना होता है, ताकि उस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए आप पॉपुलेशन के बारे में अंदाज़ा लगा सकें। तो अभी अभी जो हमने बात की, इसकी की टेकअवेज़ लिखी हुई हैं। पहली, प्रोबेबिलिटी इज़ अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, इट इज़ अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1। आप डेटा लेते हैं, उससे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम बनाते हैं, जिससे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बनती हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो दे आर काइंड ऑफ शेप्स, जो कि आपको डेटा के बारे में बता रही होती हैं कि ये कैसे बिहेव कर रहा है और किसी 2 वैल्यूज़ के दरमियान क्या प्रोबेबिलिटी है किसी भी एक रैंडम नंबर के फॉल करने की। यानी मैं कोई भी रैंडम नंबर पिक करूँ, तो वो कहाँ पे फॉल करेगा, वो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम से हमें पता चल जाता है। अब एक और यहाँ पे इस सवाल को ज़रा देखिएगा, लिखा हुआ है देयर आर 2 मिसाइल्स दैट कैन बी यूज्ड। एक ए जो है वो 80% ऑफ द टाइम अपने टारगेट को हिट करता है, और जब वो हिट करता है तो 60% ऑफ द टाइम्स टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो दूसरा है वो 50% ऑफ द टाइम हिट करता है, लेकिन जब हिट करता है तो 90% ऑफ द टाइम्स टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी एक के हिट करने के चांस ज़्यादा है, लेकिन हिट करे तो डिस्ट्रॉय होने का चांस रिलेटिवली कम है, और दूसरे का हिट करने का चांस तो कम है, लेकिन अगर हिट कर ले तो डिस्ट्रॉय करने का चांस कम है। तो आप कौन सा इनमें से मिसाइल यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना बड़ा लंबा होगा, तो उसके लिए हम एक और टूल यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम प्रोबेबिलिटी ट्री कहते हैं। ये मिसाइल ए है, जिसकी हिट की प्रोबेबिलिटी 80% थी, मिस की 20% थी। अगर हिट कर जाए तो किल की 60% थी, नो किल की 40% थी। तो हिट की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी हो गई कि यहाँ पे 80 और यहाँ पे 60 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 48% प्रोबेबिलिटी हो गई। यानी किल गिवन हिट, किल गिवन हिट प्रोबेबिलिटी 60% है, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल आपके टारगेट की डिस्ट्रॉय होने की प्रोबेबिलिटी इस मिसाइल के केस में 48% है। जो बी था दूसरा मिसाइल, उसमें अगेन सेम के किल गिवन हिट 90% था और हिट 50 था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 45% बनता है। तो आप डिसीजन कर सकते हैं यहाँ पे कि इसकी
ओवरऑल किल प्रोबेबिलिटी 48 है, इसकी 45 है, तो मैं 48 वाले को इस्तेमाल करूँगा। तो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ फर्स्ट सेशन, और आई एम नॉट श्योर टाइम कितना हो गया, बट मैं इसको बंद करके तो 2-3 मिनट में दोबारा शुरू करता हूँ, और हम दूसरे टॉपिक को शुरू करते हैं।